अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जो स्टैंडर्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है IFRS 8, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सेगमेंट, या आप कह रहे हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि इस स्टैंडर्ड की एग्जिस्टेंस या ये स्टैंडर्ड बेसिकली किस वजह से है। तो ये कोई एक तरीके से कैलकुलेशन का, कोई किसी तरीके से कैलकुलेशन का स्टैंडर्ड नहीं है। ये एक तरीके से डिस्क्लोजर का, मतलब आपको उसमें डिस्क्लोजर के ऊपर ये स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो उसकी जो बेसिक एग्जिस्टेंस की वजह है वो ये है कि ये एग्जिस्ट हुआ है ताकि एंटिटी अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी रिलेटेड टू इट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट या रिलेटेड टू इट्स ऑपरेशन, जितने भी उनके ऑपरेशन हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो रिवील करे, ताकि वो इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुँचे। वरना होता क्या है, जैसे कि कोई भी एंटिटी है, आप अगर कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट एंड लॉस देखें, तो जैसे कोई रेवेन्यू की फिगर है, किसी एंटिटी के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन जब वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फिर वो रेवेन्यू को एग्रीगेट करके, मतलब हर ऑपरेशन से जितना भी उनका रेवेन्यू अर्न हुआ होता है, मतलब कि उनके 10 ऑपरेटिंग सेगमेंट है या 10 ऑपरेशंस हैं, उनसे अलग अलग रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लेकिन जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं तो वो सबका कंबाइन करके शो कर रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि कुछ चीज़ें हाइड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें मतलब कि हाइड एक तरीके से इस तरह हो जाती है, मतलब किसी को, अब यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये पता नहीं लगेगा यार कौन सा ऑपरेशन है वो लॉस मेकिंग था, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा था, कौन सा प्रॉफिट बनाना शुरू हुआ था, कौन सा हमारे लिए मटेरियल रेवेन्यू कमा के देता है। अब वो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता नहीं लगेगा। इसीलिए ये एग्जिस्ट हुआ है स्टैंडर्ड, ताकि वो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि कौन कौन से ऑपरेशन है जो कि जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू, और कौन सा लॉस में है और कौन सा प्रॉफिट में। क्योंकि ये रेवेन्यू की फिगर कंबाइन होके शो हो रही होती है, तो इसमें ये नहीं पता लग सकता है कौन सा लॉस मेकिंग सेगमेंट था, कौन सा प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट था। वो जब, अब जैसे कि लॉस मेकिंग की परफॉर्मेंस बेकार हुई भी होगी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो इसकी परफॉर्मेंस एक तरीके से हिडन हो जाती है इसके अंदर, जो कि प्रॉफिट कमा के दे रहा होगा आपको। ठीक है, जो भी मतलब लॉस मेकिंग होगा वो एक तरीके से कंसील हो जाएगा विद इन द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है, या एग्जिस्टेंस में इस मतलब एग्जिस्ट हुआ है। अच्छा, अब जो IFRS 8 है, तो बेसिक जो रिक्वायर करता है, मतलब कि जो कहता है IFRS 8 की कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, कौन सी इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करे, तो वो कहता है कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी नेचर है, उनका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हो रहा है बिजनेस पे, उनकी एक्टिविटीज़ है, किस किस एक्टिविटीज़ में वो इंगेज हो रहे हैं, और किस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करें। क्या करें? हर एंटिटी, मतलब जिनकी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है उनको रिक्वायर, मतलब वो रिक्वायर करता है कि हर वो एंटिटी अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे फॉर ईच ऑफ इट ऑपरेटिंग सेगमेंट। लेकिन इसका भी हम थ्रेशोल्ड पढ़ेंगे कौन कौन से वो सेगमेंट के डिस्क्लोजर चाहिए होंगे। ठीक है, उन सेगमेंट के वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे जिन, मतलब कि उनकी फाइनेंशियल इफेक्ट्स है, उनका नेचर क्या है, उनकी क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंगेज हो रहे हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप डिस्क्लोज करें। ठीक है। अच्छा, IFRS 8 हर एंटिटी पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये सबसे बात हमें इंश्योर करनी कि IFRS 8 जो अप्लाई होता है, IFRS 8 applies to entities which
ट्रेड डेप्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन अ पब्लिक मार्केट। मतलब कि जो भी ऐसी एंटिटी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, उनकी इक्विटी की ट्रेडिंग होती हो, ऐसी एंटिटीज़ पे लाजिम है कि फिर वो अपने जो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी। हर एंटिटी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता। अगर वो अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस पे करने चाह रहे तो वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इन पे रिक्वायर्ड है जिनकी इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट पब्लिक मार्केट के अंदर ट्रेड होती है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सेगमेंट अब है क्या? ऑपरेटिंग सेगमेंट है क्या, वो हमें पता कैसे लगेगा कौन से सेगमेंट है जो कि ऑपरेटिंग सेगमेंट, मतलब वो कौन से ऐसे सेगमेंट हो गए जिनको हम ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सके, या वो कौन से ऑपरेशन है जिनको हम ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सके। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहते हैं भाई? इज डिफाइंड एज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी। अब ये उसकी कंडीशन है, अगर ये मीट कर लेंगी तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट कहला रहा होगा। सबसे पहली बात, दैट engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses। अगर कोई ऑपरेशन या ऑपरेटिंग सेगमेंट इंडल्ज या इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज़ या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज है जिससे वो रेवेन्यू कमाता है और एक्सपेंसेस भी इनकर्ड करता होगा, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, हमें तीनों कंडीशन मीट करनी होगी टू बी कॉल्ड एज अ ऑपरेटिंग सेगमेंट, जिसमें से पहली कंडीशन है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हो जिससे वो रेवेन्यू और कॉस्ट, रेवेन्यू कमाता हो और कॉस्ट इनकट करता हो। फिर हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली reviewed by the entity's chief operating decision maker, इसको हम कहते हैं CODM, to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance as, अरे कहाँ चले गया, ऐसा ऑपरेटिंग सेगमेंट जिसके ऑपरेटिंग रिजल्ट, मतलब उसके जो भी रिजल्ट्स आए होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी उसके रिजल्ट्स आ रहे होंगे, वो हर मतलब इंटरवल पे या उसके रेगुलरली वो रिव्यू होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो रेगुलरली रिव्यू होने चाहिए। किससे? बाय द एंटिटीज चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, मतलब कि जो ऑपरेशंस के मैटर्स को देखता है, जो ऑपरेटिंग के मैटर्स के डिसीजन लेता है, जो ऑपरेटिंग सेगमेंट को कौन सी रिसोर्सेज और कितनी एलोकेट होनी है उससे रिलेटेड, चाहे वो फिर पर्सन हो या वो चाहे कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो,
उसके रिजल्ट रेगुलरली रिव्यू होने चाहिए बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर हु विल टेक द डिसीजन अबाउट द रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड टू देम एंड हु विल असेस इट्स परफॉर्मेंस। वो ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो कि फिर डिसाइड करेगा कितनी उसको रिसोर्सेज एलोकेट करें और उसकी परफॉर्मेंस को असेस करता है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई। पहली कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए, फिर उसके रिजल्ट रेगुलरली रिव्यूड होना चाहिए चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर से। थर्ड, फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फॉर विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मतलब क्या होता है कि भाई उससे रिलेटेड रेवेन्यू, कॉस्ट, कैश फ्लोस वगैरह, मतलब कि उससे पर्टिकुलरली उस ऑपरेटिंग सेगमेंट से पर्टिकुलर उससे डिस्क्रीट होना चाहिए। जो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है उससे ही रिलेटेड उसकी रेवेन्यू, कॉस्ट, कैश फ्लो पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड हमें पता लग सकते हो। मतलब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग रेवेन्यू, कॉस्ट, कैश फ्लो उसकी अलग से पता लग सकती हो, डिस्क्रीट हो। तो अगर ये तीन चीज़ें एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू एनी सेगमेंट या ऑपरेटिंग सेगमेंट, अगर ये तीन चीज़ें पर्टिकुलरली हमें मिल जाए पर्टिकुलरली सेगमेंट से रिलेटेड, तो हम उसको कहेंगे हाँ ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है, मतलब ये हमारी ऑपरेटिंग सेगमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब ये रिपोर्ट होगा, ये डिस्क्लोज होगा, ये फर्दर आगे इसका अलग क्राइटेरिया है। लेकिन टू बी कॉल्ड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इन तीन चीज़ों को फुलफिल करना ज़रूरी है, जिसके अंदर एक आपके पास आता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंगेज हो, दूसरा कि उसकी ऑपरेटिंग रिजल्ट रिव्यू होना चाहिए चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर से, और उसकी पर्टिकुलरली डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अच्छा, अब हम कहें कि हाउ टू डिफाइन रिपोर्टेबल सेगमेंट। अभी हमने समझा कि भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट वो कंपोनेंट है जिसके रिजल्ट रेगुलरली रिव्यूड होते हैं चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर से। मतलब कि अगर कोई ऐसे ऑपरेटिंग सेगमेंट जिनके रिजल्ट, अगर ये कंडीशन समझे मीट हो जाए, तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह डिस्क्लोज होंगे, तो ये इसी तरह से डिस्क्लोज होंगे, या ये वो ही सेगमेंट होंगे जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे, जो कि एक तरीके से आपके रिव्यूड होते हैं विद इन दी इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट। मतलब कि एक होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पब्लिक के लिए होती है, जो कि बाहर वाली आवाम के लिए होती है, और एक रिपोर्ट होती है इंटरनल रिपोर्ट जो कि रिलेटेड टू मैनेजमेंट होती है। मतलब वो हमारी क्या कहते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट होती है, या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए होती है, ताकि उनको पता लग सके क्या क्या चीज़ें हमारी, मतलब वो रिलेटेड टू देयर ऑपरेशंस होती हैं वगैरह वगैरह इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे कोई सेगमेंट जो कि रिपोर्ट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये वो ही फिर सेगमेंट होंगे जो कि हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर रिव्यू हो रहे होंगे। मतलब देखें, समझे, हमारी एक ये तो नहीं ना सिर्फ हमारा जैसे कि एक एक्सटर्नल ऑडिट या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनती है कंपनी की, और कोई उनके पास रिपोर्ट बनती ही नहीं है। एक तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही होती है। अब सिर्फ एक ये नहीं होती, अब मैनेजमेंट के अंदर विद इन मैनेजमेंट
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं ताकि उनको पता लग सके यार इनके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं चाहिए, या कुछ हर तरीके से रिपोर्ट होती है। सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन रही होती किसी भी एंटिटी की। तो जो भी इस तरीके की इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है, तो वैसे ही हमारे लिए जैसे ऑपरेटिंग सेगमेंट है वो भी रिव्यू होते होंगे, तो उसके लिए रिपोर्ट बनती होगी। तो जैसे वो रिपोर्ट उनके लिए इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट के लिए बनती है, वो ही रिपोर्ट फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज हो रही होगी। जैसे वो रिव्यू एक तरीके से इंटरनल मैनेजमेंट करती है, उसी तरह वो बाहर डिस्क्लोज हो रहे होंगे। तो एक तरीके से क्या करेगा, आपके लिए यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक तरीके से बेनिफिट है कि उनको पता लग सकेगा यार मैनेजमेंट हमारी किस तरह इसको रिव्यू कर रही है, और वही चीज़ हमें पता लग रही है कि हमारे मैनेजमेंट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या हमने जिनको अपॉइंट किया हुआ है हमारी कंपनी को रन करने के लिए, वो मैनेजमेंट किस तरह देखती है इस ऑपरेटिंग सेगमेंट से, और उसी तरह हमें मिल रही है। उसी तरह वो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो रही है। तो एक तरीके से उनको पता लगेगा यार मैनेजमेंट सही देख रही है कि नहीं देख रही, किस तरह रिव्यू कर रही है चीज़ों को या नहीं कर रही। तो ये एक तरीके से बेनिफिट होगा फॉर दी शेयर होल्डर्स। अब होता क्या है, जो मैनेजमेंट होती है हमारी एंटिटी की, अब दे कैन यूज मोर देन वन सेट ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। मतलब कि अब हमारे लिए कुछ क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट हमारे लिए कुछ अलग तरीके से कहला सकते हैं, मैनेजमेंट उसको किसी और तरीके से कहला रही होगी। मतलब उनकी नज़र में ऑपरेटिंग सेगमेंट अलग तरीके से बन रहे होंगे, हमारी नज़र में अलग तरीके से बन रहे होंगे। अब वो अलग तरीका क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, दे माइट एनालाइज इंफॉर्मेशन बाय क्लासेस ऑफ बिजनेस। मतलब कि भाई वो क्या कह सकते हैं, वो प्रोडक्ट वाइज उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो ऑपरेशन को, कि ये वाला प्रोडक्ट का अलग ऑपरेशन है, ये वाले प्रोडक्ट का अलग ऑपरेशन है। या वो क्या कहते हैं, एज पर जोग्राफिकल एरिया उसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे कि वो ऑपरेशन अलग है, इस जोग्राफिकल एरिया में अलग ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, दूसरे जोग्राफिकल एरिया में अलग एग्जिस्ट करता है। मतलब कराची में अलग है, या पाकिस्तान में अलग है, तो इंडोनेशिया में अलग है, तो ईरान में अलग है। तो मतलब अलग अलग वो कंट्री वाइज उसको क्या कहते हैं, अलग अलग रिपोर्ट कर सकते हैं, या उनको फॉर द पर्पसेज ऑफ देयर इंटरनल मैनेजमेंट उसको अलग अलग क्या कहते हैं, एज अ ट्रीट कर सकते हैं कि वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया वाइज अपने ऑपरेशंस को ट्रीट कर रहे हो, ना कि प्रोडक्ट वाइज। या तो वो प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ए अलग है और प्रोडक्ट बी है, तो अलग अलग वो सेगमेंट है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट कि वो किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को या सेगमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं या उसको क्लास कर रहे हैं। लेकिन इट नीड टू बी इंश्योर्ड। क्या इंश्योर करने की ज़रूरत है कि मैनेजमेंट मस्ट आइडेंटिफाई अ सिंगल सेट ऑफ components on which to base segment disclosures। मतलब कि उनको इंश्योर करना है कि भाई ये ना हो कि वो हर डिस्क्लोजर कभी प्रोडक्ट पे दे रहे हैं, तो कभी उसको जोग्राफिकल वाइज तोड़ रहे हैं, तो कभी पहला वाला ऑपरेशन पे प्रोडक्ट पे तोड़ा, दूसरा जोग्राफिकल वाइज पे तोड़ा। इसकी वजह से क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहते हैं, पता नहीं, मेरे दिमाग में फ़िलहाल कोई वर्ड नहीं आ रहा है। एक वर्ड इसको कहते हैं, मतलब एक तरीके से अलग अलग
एक फ्लो में नहीं आ रही होगी इन्फॉर्मेशन, कि कभी प्रोडक्ट में टूट रहा है, कभी जोग्राफिकल में टूट रहा है। कंसिस्टेंसी लाने के लिए, हाँ, कंसिस्टेंसी लाने के लिए उनको चाहिए कि भाई वो एक पर्टिकुलर सिंगल सेट के अंदर डिसाइड कर लें कि आपको जोग्राफिकल के अंदर तोड़ना है या प्रोडक्ट वाइज तोड़ना है, ताकि कंसिस्टेंसी रहे इन्फॉर्मेशन के फ्लो के अंदर। अच्छा, वी नीड टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना है, या हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट या कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होते। मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, नॉट एवरी पार्ट ऑफ एन एंटिटी इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, और पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। मतलब कि जैसे कि हमारे पास होते हैं कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स, और इसी की तरीके से जो भी सिमिलर डिपार्टमेंट होते हैं, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहला रहे होते। क्यों नहीं कहला रहे होते? देखिए, हमने अभी 3 बातें पढ़ी थी कि पहले सिर्फ ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाने के लिए वी नीड टू इंश्योर कि वो रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उनकी ऑपरेटिंग रिजल्ट या उनकी परफॉर्मेंस रेगुलरली रिव्यूड होना चाहिए सीओडीएम से, और उनकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जो कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनका काम होता है कि भाई वो एक तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या इंश्योर कर रहे होते हैं कि भाई कोई भी जो सेगमेंट है या कोई भी ऑपरेशन है वो स्मूथली रन करे, लेकिन वो आपको कोई कमा के नहीं दे रहे होते। अब जैसे कि कॉल सेंटर्स हो गए, ये वो आपको क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं यार, हाँ, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट सर्विस अच्छी जाए, प्रोडक्ट की वो सर्विस इंश्योर कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट से कमा के नहीं दे रहे होते हमें। तो उनका काम होता है वो एक तरीके से सर्विस बेस हमें क्या कहते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी भी रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। इसी तरह हमने IS-19 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? IS-19, एंटिटी पेंशन प्लान इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। जिन्होंने IS-19 पढ़ा है उनको पता होगा भाई, एंटिटीज़ पेंशन प्लान की एंटिटीज़ का एक अलग फंड मेंटेन हो रहा होता है, चाहे फिर वो एंटिटी बना के, नई एंटिटी बना के मेंटेन हो रहा हो या किसी में अलग तरीके से मेंटेन हो रहा हो, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सेगमेंट कहला नहीं रहा होता हमारा। एक और चीज़ पढ़नी है, तो उसके बाद फिर हम एक इसका सवाल कर लेते हैं। अच्छा, ये पेज आगे चले गए। हाँ, अभी जो चीज़ हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है एग्रीगेशन। मतलब कि कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट टोटल मतलब एग्रीगेट होके शो हो सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सेगमेंट मतलब एंटिटी के काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं जो कि एग्रीगेट होके एक पर्टिकुलर मतलब उनका रेवेन्यू कह लें आप, एक होके शो हो रहा होता है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सेगमेंट को एग्रीगेट करने के लिए कुछ इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फुलफिल होनी चाहिए, ताकि वो फिर जब ही एग्रीगेट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। IFRS 8 कहता है कि 2 or more operating segment can be aggregated and reported as a single operating segment, provided that they have similar
इकोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन उनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक कैरेक्टर्स होनी चाहिए, तो ही वो फिर एग्रीगेट होके शो हो सकेंगे। अगर वो सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक मीट नहीं हो रही फिर वो एग्रीगेट नहीं होंगे। लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मीट हो रही है और दूसरी नहीं हो रही, तो तीसरी हो रही है तो चौथी नहीं हो रही। हमें ये देखना होगा इसमें मोर वेटेज किस तरफ है, मतलब गलबा किस तरफ है, आपकी वेटेज कहाँ पे ज़्यादा आ रही है। तो पहली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उसको हम कहते हैं क्लास ऑफ, जब प्रोडक्ट कह लें, प्रोडक्ट या सर्विसेज सिमिलर हो आपकी, ठीक है। फिर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कह सकते हैं कि कॉमन हो, सिमिलर हो, क्योंकि वो सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे होंगे ना। इसी तरह आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज सिमिलर हो या आपका प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर हो, इसी से रिलेटेड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलर रॉ मटेरियल यूज़ होता हो, कह सकते हैं आपके क्लासेस ऑफ कस्टमर कि कौन से आपके कस्टमर्स हैं, उनकी क्लास मैच हो रही है कि नहीं हो रही। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि कैसे आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सिमिलर है अगर। और एक और शायद चीज़ कुछ आती थी मेरे ख्याल से, लॉ मेकिंग बॉडी का एक पर्टिकुलर या कॉमन लॉ मेकिंग बॉडी हो। तो अगर इस तरीके से पर्टिकुलर आपकी कोई सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक शेयर हो रही हो तो ही वो ऑपरेटिंग सेगमेंट एक पर्टिकुलर एग्रीगेट होकर रिपोर्ट हो सकते हैं। अगर वो कोई भी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं कर रही हो तो फिर वो अलग अलग रिपोर्ट होंगे, प्रोवाइडेड दैट दे मीट द थ्रेशोल्ड, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है एग्रीगेशन से रिलेटेड, ताकि ये चीज़ आपको कवर हो जाएगी किस तरीके से इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक शेयर हो रही होती है। अच्छा, अब सवाल है कि ई गेम्स इज़ a UK based company that sells computer games एंड हार्डवेयर। अच्छा, अब इनका काम क्या है कि ये बेचते हैं, एक तो कंप्यूटर गेम बेचते हैं और दूसरी हार्डवेयर बेचते हैं। ये इनके दो प्रोडक्ट्स हैं। सेल्स आर मेड थ्रू ई गेम्स वेबसाइट एज वेल एज थ्रू हाई स्ट्रीट। अब ये एक तो पहले इनके दो प्रोडक्ट आ गए थे, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ गया कि भाई वो वेबसाइट से भी बेचते हैं एज वेल एज उनके हाई स्ट्रीट स्टोर्स भी हैं, ठीक है। फिर कहता है कि द प्रोडक्ट सोल्ड ऑनलाइन एंड इन द स्टोर आर द सेम। कह रहा है कि वो प्रोडक्ट सेम ही है, तो मतलब उनके जो प्रोडक्ट है वो सेम है, चाहे फिर वो ऑनलाइन बिक रहा हो या चाहे वो फिजिकली हाई स्ट्रीट स्टोर पे बिक रहा हो। ई गेम सेल्स न्यू रिलीजेस फॉर 40 इन द स्टोर बट फॉर 30 ऑनलाइन। इनकी प्राइसेस लेकिन डिफरेंट है, स्टोर पे बिकता है 40 पे लेकिन ऑनलाइन बिकता है 30 पे। आगे मज़ीद पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि इंटरनल रिपोर्ट यूज बाय द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर शो द रिजल्ट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस सेपरेटली फ्रॉम द स्टोर। क्या करता है भाई, जो उनके इंटरनल रिपोर्ट्स हैं जो कि यूज़ होती है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर की, वो क्या करता है उसकी जो उनको शो करता है सेपरेटली, मतलब ये ऑनलाइन बिजनेसेस को और जो फिजिकल के रिजल्ट्स उनको शो डिफरेंटली करता है। लेकिन कह रहा है कि हाउएवर दे विल बी एग्रीगेटेड टुगेदर फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कह रहा है फॉर इंटरनल पर्पसेस वो क्या करते हैं, वो लोग शो कर रहे होते हैं दोनों को अलग अलग, मतलब सेपरेटली स्टोर्स को और ऑनलाइन के रिजल्ट दोनों को सेपरेटली शो कर रहा होता है फॉर द इंटरनल पर्पसेस। लेकिन जब वो डिस्क्लोज होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल पब्लिक, उनको वो एग्रीगेट कर देगा, ठीक है। अब सवाल क्या है, सवाल क्या है कि शुड द ऑनलाइन बिजनेस एंड द हाई स्ट्रीट स्टोर्स बी एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल सेगमेंट इन द ऑपरेटिंग सेगमेंट डिस्क्लोजर। अब हमें इस पर डिस्कशन करनी है कि ये पर्टिकुलरली एग्रीगेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अच्छा, अब हमें, अच्छा मैं आपको ना इसमें सवाल लिखने का ना तरीका भी समझा देता हूँ कि हमें
एक्चुअली जब एग्ज़ाम सिनेरियो में भी किस तरह हमें सवाल को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो एक फॉर्मूला समझ लें, ये है सेक, कि हमें स्टेट करना होगा, स्टेट द रूल, मतलब पहले हमें आईएफआरएस अपना समझाना होगा कि आईएफआरएस क्या बोलता है, फिर हमें उसकी एप्लीकेशन करनी होगी कि ये जो कह रहा है वो सही है या नहीं है एज़ पर दी स्टैंडर्ड, और फिर हमें कंक्लूड करना होगा जो हमने बात कही है वो किस बेसिस पे, और उसकी मतलब उसकी कंक्लूजन, हमारी जो ओवरऑल बात जो हमने की है उसकी ओवरऑल कंक्लूजन क्या बनती है। अब सबसे पहले ये वो सवाल को हम लिखेंगे किस तरह, अगर पेपर के अंदर इस तरीके के सवाल आ जाए। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड को स्टेट करना होगा। क्या करना होगा, पहले हमें ये वाला अप्लाई करना होगा। तो हम कहेंगे कि भाई एज़ पर IFRS 8 वन, और हम कहेंगे एज़ पर IFRS के 8 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट कैन बी एग्रीगेटेड and reported into a particular operating segment provided that they share similar economic characteristic, out of which some of those are as follows, जैसे कि the nature of the product or services are similar, the types of customers are similar, the distribution methods are similar, the production process। अब डिपेंड करता है प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है कि नहीं, ये नहीं कि हर चीज़ ही घुसेड़ दे, प्रोडक्शन प्रोसेस भी डाल दे, रॉ मटेरियल भी डाल दे, या लॉ मेकिंग बॉडी, जो आपको समझ आ रहे हो पर्टिकुलरली रिलेट टू केस, वो ही आप स्टेट कर रहे हो। जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे है, टाइप्स ऑफ कस्टमर आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ रहा है। तो 3 आपको एग्जाम्पल में हमने देके समझा दी। अब सबसे पहली बात, हमें इस पे पहली चीज़ जो अप्लाई करनी है, या जो चीज़ पहली थी वो थी हमारे पास प्रोडक्ट। अब हम इस पे खेलेंगे तो हम कहेंगे कि भाई जो कि ई गेम्स हैं और जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो है सेम। हम कहेंगे जो गेम है या जो उनका प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट क्या है, एक पर्टिकुलरली ई गेम है जो कि ऑनलाइन बिकता है और जो कि फिज़िकली ऑनलाइन स्टोर्स, हाई स्ट्रीट स्टोर्स पे बिकता है, वो क्या है, सेम है। मतलब इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं देयरफॉर इन दिस रिस्पेक्ट द सेगमेंट आर सिमिलर। क्या कह सकते हैं, हाँ भाई यार ये सिमिलर है क्योंकि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो इनका सेम है या सिमिलर है, जो कि ऑनलाइन बिकता है या फिजिकली बिकता है, वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट ये गेम है वो सेम है, तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो हाँ, ये एक पर्टिकुलरली सेगमेंट में रिपोर्ट हो सकते हैं। However, in this respect the segments are similar। अभी ये हम कंक्लूड नहीं किया, हमने कहा हाँ इसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ एक मतलब एग्रीगेट हो सकते हैं। अब लेकिन दूसरी बात क्या आ रही है यहाँ पे, however, अब यहाँ पे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे पास। पहला जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा एक कस्टमर है वो लेता है ऑनलाइन स्टोर से, और जो कुछ कस्टमर्स हैं हमारे वो लेते हैं हाई स्ट्रीट स्टोर से, जिसका मतलब है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अलग अलग है। वो दोनों, कुछ हमारे कस्टमर्स ऑनलाइन लेते हैं, कुछ हमारे कस्टमर फिजिकल लेते हैं, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग है। मतलब कि हमारी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो सेम नहीं है। क्या है, वो सेम नहीं है। तो एक बात हमारी ये आ गई। फिर तीसरी बात ये है कि हमारा जो ऑनलाइन गेम है वो बिकता है 30 का, जो हमारा हाई स्ट्रीट स्टोर पे बिकता है वो बिकता है $40 का। मतलब कि इनके जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होंगे वो अलग होंगे। क्या होंगे, अलग होंगे। ज़ाहिर है एक चीज़ 40 की बिक्री है, एक चीज़ 30 की बिक्री है, और फिर जो हमारी हाई स्ट्रीट स्टोर पे वो कॉस्ट इनकर्ड होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो हम फिजिकली बेचे तो शायद रेंटेड हो जगह या कुछ अलग कॉस्ट हो, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जगह की, रोज़ बिजली हो, रेंट हो,
लेबर रखी हो, वर्कर्स रखे हो, तो उनकी कॉस्ट, तो हर इनकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के, तो ऑनलाइन बेच रहे होंगे तो वहाँ पे इतनी कॉस्ट इनकट नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस हो रही होगी वेबसाइट की, या कुछ पर्टिकुलरली आईटी गाइस रखे हुए होंगे हमने ताकि वो चीज़ें देखें, तो उनकी कॉस्ट अलग आ रही होगी। तो इसकी वजह से हमारे ऑपरेटिंग या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अलग आ रहे होंगे, जिसका मतलब हमारी यहाँ पे इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट हो रही होगी। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें जो हैं, मतलब कि जो कि हमें कह रही हैं कि वो उनकी जो करेक्टरिस्टिक सेम नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कि कह रही हैं इनकी इकोनॉमिक करेक्टर सेम नहीं है, और यहाँ पे एक चीज़ है जो कि सेम कह रही है सेम है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ हमारे प्रोडक्ट सेम है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वेटेज किसकी ज़्यादा है, क्योंकि वेटेज दो चीज़ें हैं जो कि कह रही हैं सेम नहीं है, तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ distribution channel and on the basis of different gross profit margin we can conclude that they should be reported separately। तो या तो ये कह लें, ये जो मैंने आपको बताया ये कहते हैं, या आप कह लें ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्लोज दीज टू सेगमेंट सेपरेटली। इस तरीके से आपको अपना आंसर करना होगा। तो हम क्या कहेंगे, पहले हमने स्टेट किया था, रूल को बताया था कि भाई IFRS 8 क्या कहता है ऑन ऑन एग्रीगेशन। फिर हमने अप्लाई किया सिनेरियो को रख के कि पहले हमने देखा या प्रोडक्ट सेम है तो कह सकते हैं कि वो एज वन सेगमेंट रिपोर्ट हो जाए। फिर हमने कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग है। फिर हमने कहा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अलग है। फिर हमने देखा यार दो चीज़ें अगेंस्ट आ रही है और एक चीज़ इनके साथ आ रही है, तो हम जाएंगे वेटेज की तरफ। और वेटेज की बेसिस पे हमने कंक्लूजन किया कि इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू रिपोर्ट दीज टू सेगमेंट सेपरेटली। अब अब जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं ये हमारी बेसिकली IFRS 8 का की कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं इसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्ट होंगे और कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्ट नहीं हो रहे होंगे। तो जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्ट होने चाहिए या नहीं, वो होते हैं क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स। क्या होते हैं क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स? अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट ये थ्रेशोल्ड मीट कर ले, अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट ये थ्रेशोल्ड मीट कर ले तो ही फिर वो रिपोर्ट हो रहा होगा एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू बी डिसाइड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हमने कहा था कि वो तीन चीज़ें कंडीशन मीट होना चाहिए कि भाई वो रेगुलरली रिव्यू होना चाहिए डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस एक्टिविटीज़ में। वो ये तक कहलाने के लिए कि भाई वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, और अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो ज़रूरत है कि ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट करें। और मैं कह सकता हूँ एनी वन में तीन थ्रेशोल्ड है, उनमें से कोई भी मीट हो गया तो आपको रिपोर्ट करने की इजाज़त है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब वो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड कौन से हैं? सबसे पहले चीज़ या पहला थ्रेशोल्ड, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोथ
sales to external customers, and inter-segment sales is 10% or more of the combined revenue of all operating segments। क्या मतलब है भाई? अगर हमें डिसाइड करना है कि कोई पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्ट हो सकता है कि नहीं, तो हम देखेंगे उसका रेवेन्यू। अब जैसे कि एक ऑपरेशन है या कोई एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ये नहीं कि वो सिर्फ बाहरी सेल्स कर रहा हो, मतलब कि जैसे कि कोई कुछ रॉ मटेरियल बनाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई वो सिर्फ हम बाहर ही बेच सकते हैं और विद इन द एंटिटी नहीं बेच सकते। हम हो सकता है कि भाई अपने हमारे दूसरा ऑपरेशन हो, जैसे कि हम कॉटन बनाते हो, कॉटन हम वूव करते हो, या उसका कॉटन का धागा बनाते हो। अब वो धागे से हमारा दूसरा ऑपरेशन है, वो शर्ट भी बनाते हैं और हम बाहर भी बेचते हैं, ताकि वो बाहर भी मतलब शर्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को हम बेचते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हमारा भी ऑपरेशन है दूसरा शर्ट बनाने का, हम उसको भी बेच सकते हैं, और बाहर अगर हम बाहर भी बेचते हैं तो वो अलग चीज़ है। तो अगर हम, ज़रूरी नहीं है एक ऑपरेटिंग सेगमेंट सिर्फ इंटरनली बेच सकते हो और एक्सटर्नली नहीं बेच सकते हो, या एक्सटर्नली बेच सकते हो इंटरनली नहीं बेच सकते हो, दोनों हो सकता है। तो हमें देखना है कि जितने भी हमारी पूरी कंपनी के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, टोटल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, उनका टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग एक्सटर्नल और इंटरनल कंबाइन करेंगे, पूरा इकट्ठा बना लेंगे। और अगर कोई भी अब देखना है कि कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है, तो उनका उस ऑपरेटिंग सेगमेंट का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जो हम पूरा टोटल ऑपरेटिंग सेगमेंट का रेवेन्यू निकालेंगे सारे एंटिटी का मिला के, अगर उसका रेवेन्यू 10% और मोर आ रहा होगा तो वो रिपोर्टेबल होगा एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि एक एग्जांपल है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। सही, हमारे पास ये एंटिटी कितने सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बी का इंटरनल और एक्सटर्नल भी है, और सी का भी इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स भी होती है। अब ए की है 10, बी की है 3 और 6, सी की है 11, डी की है 2 और दूसरी है 3, एफ की है 2 और ई की है 2, एफ की है 4 और जी की है 8। ठीक है, अब ये टोटल, अब हम उनका रेवेन्यू देखेंगे। 10 3 13 19 30 32 35 37 40 41 और 49 हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक है, कितना आ गया? टोटल रेवेन्यू आ गया। तो हम इसमें देखेंगे अब ए ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं, तो हम इसका देखेंगे 10% डिवाइडेड बाय 49, 10 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 100, तो ये आ रहा है 20.4%। तो ये एज अ ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्ट होगा। फिर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ई के लिए। अब ई का आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 49, 2 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 100 करेंगे तो ये आ रहा है 4.08। तो फिर ये रिपोर्ट नहीं होगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट अलग से डिस्क्लोज नहीं हो रहा होगा। सिमिलरली हर उसके हम चेक करेंगे हर ऑपरेटिंग सेगमेंट को फिर कि इनका थ्रेशोल्ड, मतलब कि ये अबव द 10% और मोर इनका थ्रेशोल्ड है कि नहीं। अगर 10% और मोर से ज़्यादा होंगे तो हम इसको सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अगर नहीं होंगे तो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है लेकिन इनको अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। पहला हमने थ्रेशोल्ड पढ़ लिया, कौन सा? रिलेटेड टू रेवेन्यू। फिर हमारे पास जो दूसरा थ्रेशोल्ड है वो रिलेटेड टू है प्रॉफिट्स। इफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ द ग्रेटर in absolute amount of, ये हमारे पास कीवर्ड है एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ, किस चीज़ का भाई? द कंबाइंड
reported profit of all operating segment that did not report a loss, and कौन सा, the combined reported loss of all operating segment that did reported a loss। यहाँ पे क्या था, ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डिड नॉट है भाई, ये डिड नॉट है रिपोर्ट अ लॉस, और यहाँ पे द कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डिड रिपोर्टेड अ लॉस। इसमें हम देखते हैं कि भाई जो हमारा प्रॉफिट है और जो हमारा लॉस है, अब हम किस चीज़ पे देखेंगे। अब हमारे 10 सेगमेंट है, कुछ ने प्रॉफिट कमाया, कुछ ने लॉस कमाया। अब हमें देखना है कि हमें इसको अलग से सेपरेटली रिपोर्ट करना है कि नहीं। तो हर पर्टिकुलर सेगमेंट का प्रॉफिट किससे कंपेयर होगा, फिर वो हम उसको डिवाइड करने के लिए कौन सी वैल्यू देखेंगे, तो हम वो वैल्यू डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अमाउंट। अब वो एब्सोल्यूट अमाउंट होगी किस तरह कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 10 ऑपरेटिंग सेगमेंट थे और 8 ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, तो फिर हम वो 8 का टोटल प्रॉफिट लेंगे, और जो 2 है जिन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था उन दोनों का लॉस टोटल लेंगे। तो फिर देखेंगे हमारा प्रॉफिट एब्सोल्यूट अमाउंट में ज़्यादा आ रहा है या लॉस हमारे भले 2 लोगों ने किया है, वो 2 लोगों का लॉस एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़्यादा आ रहा है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हम जो भी फिगर्स होगी हमारी प्रॉफिट और लॉस की, फिर वो प्रॉफिट से डिवाइड हो रही होगी, और अगर हमारा सिर्फ लॉस ज़्यादा आ रहा है फिर वो प्रॉफिट और लॉस की जो फिगर्स होगी फिर वो लॉस से डिवाइड हो रही होगी, टू डिसाइड वेदर इट इज़ an operating segment or not to be reported as an operating segment or not। अच्छा, मैं इसको ना एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास है सेम एग्जाम्पल है ABCDEFG। हमारे पास कितने सेगमेंट है, 7 सेगमेंट है हमारे पास। ए ने प्रॉफिट किया था 10 का, बी ने प्रॉफिट किया था 12 का, सी ने प्रॉफिट किया था 13 का, डी ने लॉस किया था 15 का, ई ने प्रॉफिट किया था 6 का, एफ ने प्रॉफिट किया था 2 का, और जी ने प्रॉफिट किया था हमारे पास जी ने हमारे पास लॉस रिपोर्ट किया 8 का। ठीक है, या इसको आप हाँ बल्कि खैर हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब डिसाइड करने के लिए पहले एब्सोल्यूट अमाउंट कौन सी लेनी होगी, तो डिवाइडिंग वाली वैल्यू को, मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट होती है ना, वो डिवाइड जो हम नीचे डिनोमिनेटर में ले रहे होते हैं वो हमारी एब्सोल्यूट अमाउंट होती है। तो हम देखेंगे भाई हमारा रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कंबाइंड प्रॉफिट कह लें इसको, सी कंबाइंड प्रॉफिट और कंबाइंड लॉस। तो यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10 और 12 22 और 13 हमारे पास आ रहा है 35 40 41 43 हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट में। और हमारे पास जो एब्सोल्यूट अमाउंट में लॉस आ रहा है वो आ रहा है 15 और 8 का, जो कि आ रहा है हमारे पास 23। क्या आ रहा है, 23। तो हमारे पास हम देखेंगे एब्सोल्यूट अमाउंट में कौन सी ग्रेटर वैल्यू, फिर वो प्रॉफिट की है या लॉस की है। तो ये हमारे पास किसकी आ रही है, प्रॉफिट की। अब इसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, हमें अब देखना है ए रिपोर्ट हो सकता है कि नहीं। तो हम डिवाइड करेंगे ए को 48 से, अगर ये 10% और मोर से ज़्यादा है तो ये रिपोर्ट होगा। ये आ रहा है हमारे पास 20.83 फॉर एग्जांपल। अब हमें डिसाइड करना है जी के लिए, तो हम 8 को 48 से ही डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 16.67। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 20 और 30, कितना हो गया, 20 और 30। तो फिर हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट टर्म में हो जाता हमारे पास लॉस, वो हो जाता 50। कितना हो जाता, 50 हो जाता। तो फिर अगर हमें डिसाइड करना होता कि ए ऑपरेटिंग और रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं, फिर हम ए को डिवाइड कर रहे होते
50 से, फिर भले वो लॉस की फिगर है पर सिर्फ हमें डिसाइड करने के लिए फिर हम ये वाली अमाउंट ले रहे होते हैं जो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में हो। तो 10 डिवाइड बाई 50 करते तो हमारे पास अमाउंट आती 20%, तो फिर ये भी रिपोर्टेबल होता। अब 2 को डिवाइड करते 50 से तो ये रिपोर्टेबल नहीं होता। तो हमें देखने के लिए अब पहला क्राइटेरिया हमारे पास रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू से मीट नहीं हो रहा फिर हम चेक करेंगे प्रॉफिट के अंदर, अगर वो प्रॉफिट से मीट नहीं हो रहा फिर हम तीसरी वाली कंडीशन पे जाएंगे। कोई भी एक क्राइटेरिया अगर मीट हो गया तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा, मतलब वो डिस्क्लोज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। हमें प्रॉफिट वाले सिनेरियो के अंदर एब्सोल्यूट अमाउंट लेनी होगी डिनोमिनेटर के अंदर। और जो लास्ट हमारे पास थ्रेशोल्ड आता है वो होता है इट्स एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट एसेट्स ऑफ क्या लिख दिया मैंने, इट्स एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इरेजर किधर चले गया। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, इट्स एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट। मतलब कि अगर ए का 10 है, बी का 10 है, सी का 8 है, डी का 2 है, ई का 4 है, ये सबके एसेट्स हैं, जो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है उनकी एसेट्स की वैल्यू ये है। तो हम देखेंगे 10, 20, 28, 30, 34 टोटल आ रहा है। तो 10 डिवाइड बाई 34, 10% मोर से ज़्यादा आ रहा है इसका एसेट ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड। तो हम इसको एज अ सेपरेट या वो रिपोर्टेबल सेगमेंट ट्रीट कर रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमारे पास तीन क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है डिसाइड करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सेगमेंट एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट ट्रीट होगा कि नहीं, जिसके अंदर हमारे पास एक रेवेन्यू है, एक प्रॉफिट है और एक एसेट्स है। कोई भी इनमें से एक भी थ्रेशोल्ड मीट हो गया तो ऑपरेटिंग सेगमेंट एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट ट्रीट हो रहा होगा। अच्छा, ये हमने पढ़ ली किस चीज़ से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड से रिलेटेड हमने ये बात पढ़ ली। लेकिन एक एक्सेप्शन आती है, किधर आती है कि भाई हमारा जो भी, जैसे हमने डिसाइड कर लिए कि हमने ए बी सी डी 4 रिपोर्टेबल होंगे क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड मीट हो रहा था और बाकी 3 का थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा था, इसलिए हम उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद भी स्टैंडर्ड कहता है अगर जो आपका क्या कहते हैं, जो भी आपने डिसाइड किए कि वो रिपोर्ट होंगे सेगमेंट, अगर उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% नहीं बनता टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो फिर हमें मज़ीद ऑपरेटिंग सेगमेंट्स और लेने होंगे। मैं एक पहले आपको बात लिखता हूँ और फिर उसके बाद इसको वापसी समझाता हूँ। IFRS 8 कहता है कि एट लीस्ट 75% of the entities external revenue must be included in reportable segments, ठीक है, और अदर सेगमेंट्स should be identified as reportable segment until 75% of external revenue is reported। अब इससे क्या मुराद है, अब देखिए हमने जब ये ऊपर बात पढ़ी ना, हमने क्या पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू के अंदर
अब भले अब जो भी हमारे थ्रेशोल्ड है ना, अब किसी से भी मीट हुआ हो, फॉर एग्जांपल हमारा जो ABCD आए, समझे 4 हमारे पास आ गए रिपोर्टेबल सेगमेंट, इन्होंने एसेट्स का थ्रेशोल्ड मीट कर लिया, इन्होंने भले रेवेन्यू का मीट नहीं किया या इन्होंने भले प्रॉफिट का मीट नहीं किया था, लेकिन एसेट्स का मीट कर लिया। अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट है हमारे, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये हमारे 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट है। लेकिन अब एक चीज़ हमें इसमें क्या देखनी होती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर जब भी रेवेन्यू वाली फिगर पढ़ी थी, हमने क्या बोला था उसके अंदर हमें देखना होता है कि टोटल रेवेन्यू, फिर वो इंटरनल भी हो भले वो एक्सटर्नल भी हो, क्या हो वो इंटरनल भी हो और भले फिर वो एक्सटर्नल भी हो। लेकिन जब हमें ये डिसाइड करना है कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अब हमारे पास आ गए, फॉर एग्जांपल ये ABCD हमारे पास रिपोर्टेबल सेगमेंट आ गए, भले ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू भी आए हो, एसेट भी आए हो या प्रॉफिट भी आए, उसका मसला नहीं है। हमें देखना है स्टैंडर्ड के मुताबिक कि इनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, कौन सा रेवेन्यू, जो हमने डिसाइड किए कि 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट है, इनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो 75% और मोर होना चाहिए ऑफ द कंबाइंड एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अब हमने क्या डिसाइड कर लिया, ABCD हमारे पास 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट डिसाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेशोल्ड। हमारे पास कितने थे ये, फॉर एग्जाम्पल हमारे थे ABCDEFGHIJ, हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 सेगमेंट थे, जिसमें से हमने डिसाइड किया था कि ABCD, क्योंकि थ्रेशोल्ड क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट कर लिए थे, तो हमने इनको डिसाइड किया था हाँ यार ये रिपोर्ट होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि भले हमने ये डिसाइड कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टेबल थ्रेशोल्ड, भले हमने डिसाइड कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, लेकिन अगर इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू, इनका अगर एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल ऑफ द ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू, अगर जो हमने डिसाइड किए हैं ABCD, जो कि हमने डिसाइड किया रिपोर्टेबल सेगमेंट है, अगर इनका टोटल, अब ABCD का टोटल मिला के जो एक्सटर्नल रेवेन्यू बनता है, अगर वो टोटल रेवेन्यू बाकी पूरे 10 का सेगमेंट का मिला के एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% नहीं बन रहा, तो फिर हमें बाकियों को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा जब तक वो टोटल उनका रेवेन्यू 75% ना बन जाए। लेकिन हमें बात क्या याद रखनी है, एक्सटर्नल रेवेन्यू, क्या याद रखनी है, एक्सटर्नल रेवेन्यू। भले हम थ्रेशोल्ड के अंदर तो देखो हमने पढ़ा था कि हम एक्सटर्नल भी देखते हैं और इंटरनल भी देखते हैं, लेकिन फिर जब हम आगे डिसाइड करेंगे कि मज़ीद और ऑपरेटिंग सेगमेंट को रिपोर्ट करना है कि नहीं, उसके अंदर सिर्फ हम देख रहे होंगे एक्सटर्नल रेवेन्यू। अब जैसे कि अब मैं कहूँ कि A का 10 का एक्सटर्नल रेवेन्यू था, B का 6 का था, C के 2 और 3 थे, और D का 6 था, E का 8 था, F का अब मैं इसको एक परसेंटेज भी बनानी होगी, लेकिन अब मैं कैसे बनाऊँ इसको, 6% 50 तक अगर मैं ले जाऊँ तो 12% हो जाएगा, ठीक है। 10 6 16 16 ये इंटरनल कर दिया, ये हमने कर दिया एक्सटर्नल, ठीक है। 10 6 16 16 और 18 21 21 और 27 27 30 35 35 और इसको कर दिए 41 41 EFGH 41, ये हमारे पास 45 47 और हो गया 50 हो गया, ठीक है, ये हो गया 50। अब हमने क्या डिसाइड किए हैं कि भाई ये 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट है हमारे पास, कितने, 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट है जो कि थ्रेशोल्ड मीट कर गए थे। क्या कर गए थे, थ्रेशोल्ड मीट कर गए थे। लेकिन अब हमें देखना है कि जो इनका कंबाइंड एक्सटर्नल रेवेन्यू है, एक तो हमारे पास 10 आ रहा है,
6 आ रहा है। सी के क्योंकि इंटरनल भी था एक्सटर्नल था तो हम लेंगे इसका 3। फिर हम लेंगे डी का 6। कितने हो गया 10 6 16, 16 और 3 19, 19 और 19 और 6 हो गया हमारे पास 25। कितना हो गया 25। और बाकियों का मिला के यहाँ पे बन रहा है टोटल और 25। तो हमारे पास जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू आ गया वो कितना आ गया 50 आ गया। कितना आ गया 50 आ गया। तो जो हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ आर रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हमने 4 डिसाइड किए, उनका जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू अभी रिपोर्ट हो रहा होगा वो 50% रिपोर्ट हो रहा होगा। और हमें एज पर IFRS 8 जो क्राइटेरिया है वो फिर एक एक्सेप्शन कहता है कि अगर ये 4 जो हमने डिसाइड किए रिपोर्टेबल सेगमेंट, अगर उनका कंबाइन एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल से अगर जो उनका ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बन रहा हूँ, मतलब कि देखिए इनका कंबाइंड रेवेन्यू 25 बन रहा है और टोटल ऑपरेटिंग सेगमेंट का कंबाइंड एक्सटर्नल रेवेन्यू 50 बन रहा था। तो जो हमने डिसाइड किए 4 रिपोर्टेबल सेगमेंट, अगर इनका रेवेन्यू जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो 75% और मोर है तो कोई भी ऑपरेटिंग सेगमेंट लेने की और ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनका 75% से कम है, क्योंकि इनका 50 आ रहा है, तो अब हमें मज़ीद और ऑपरेटिंग सेगमेंट अंदर लेने होंगे, रिपोर्ट करने होंगे, जब तक ये परसेंटेज 75% और मोर नहीं हो जाए। मतलब कि फिर हमें देखना होगा, फिर एफ भी ले लो, फिर कोई मटेरियल जैसे 6 ले लिया, 5 ले लिया और मज़ीद ले लिया। मतलब कि अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँ 25 के अंदर 6 और 25 प्लस 6 प्लस 5 और कर लिए 36 हो गया, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 करेंगे तो 72% हो गया। अगर हम ये 2 ऑन भी कंसिडर कर लेना, किधर चले गया, अगर हम ये 2 और भी कंसिडर कर लें अभी इसके अंदर, मतलब कि 5 प्लस 6 तो भी 72% बनेगा। अभी ये क्या बनेगा 72। तो मतलब हमें अगर हम FG को भी रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसके बाद मज़ीद हमें एक और कोई सेगमेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने F ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 370। अब जाके ये पूरा 75% बन जाएगा अगर हमने EFG और भी ले लिए। भले ये पहले अगर फॉर एग्जांपल कोई भी क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में मीट नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने इनको डिसाइड नहीं किया था रिपोर्टेबल सेगमेंट। लेकिन क्योंकि IFRS 8 कहता है जो हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट डिसाइड किए हैं, अगर उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% नहीं बनता तो फिर हमें मज़ीद और ऑपरेटिंग सेगमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या डिसाइड किया, ABCDEFG तक हमने डिसाइड कर लिया कि अब ये रिपोर्टेबल सेगमेंट के अंदर जाएंगे। तो जो फिर ये बचेंगे H, I और J, तो H, I और J कंबाइन होके अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट कहला रहे होंगे और ये तीनों एग्रीगेट हो जाएंगे। ये इनको मतलब कि अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं होंगे या डिस्क्लोज नहीं होंगे। ये एज अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट ट्रीट हो रहे होंगे, मतलब कंबाइन हो जाएंगे। अगर ये किसी को समझ ना आए तो ये वीडियो को थोड़ा पीछे करेगा, रिवाइंड करेगा, कोशिश करेगा समझ आए। अगर फिर भी नहीं आया तो भले आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं इसको वापसी आपको ऑडियो मैसेज पे या लेक्चर वाइज वापसी बना के या शॉर्ट क्लिप बना के वापसी एक दफ़ा से और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि मैंने इतनी कोशिश की है तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें देखना है अब हमें कि हमारा क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड का मीट हो रहा है या नहीं। अब सवाल क्या था, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज आइडेंटिफाइड एन ऑपरेटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन दी ज्योग्राफिकल लोकेशन। हमने क्या पढ़ा था यार, उनको डिसाइड करना चाहिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्या लेना चाहिए, उनको सिंगल सेट ऑफ कंपोनेंट लेना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि भाई वो
ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्लोज हो रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैव आइडेंटिफाइड एन ऑपरेटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेगमेंट इज प्रोवाइडेड एज बिलो। ठीक है, इन्होंने हमें टोटल रेवेन्यू दे दिया, इन्होंने हमें एक्सटर्नल रेवेन्यू दे दिया, हमें इंटरनल रेवेन्यू दे दिया, इन्होंने प्रॉफिट दे दिया, इन्होंने एसेट दे दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब जोग्राफिकल लोकेशन दे दी, यूरोप की लोकेशन दे दी है, मिडिल ईस्ट की लोकेशन दे दी है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन्होंने ये सब दे दिया है हमें। और हमें क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू IFRS 8 विच सेगमेंट मस्ट बी रिपोर्टेड। अच्छा, अब हमसे इन्होंने ये नहीं पूछा कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट है, इन्होंने पूछा कौन से सेगमेंट रिपोर्ट होना चाहिए। तो मतलब ये सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं ऑन, जो कि उन्होंने जोग्राफिकल ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल सेट ऑफ कंपोनेंट उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब हमें बताना है कि इन सारे सेगमेंट से कौन से सेगमेंट रिपोर्ट होंगे, डिस्क्लोज होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो हम क्या देखेंगे, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की बेसिस पे डिसाइड करेंगे। और क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड हमारे पास 3 है, एक है रेवेन्यू, एक है हमारे पास प्रॉफिट, और एक है हमारे पास एसेट्स। अब सबसे पहले इन्होंने हमें दे दिया रेवेन्यू। तो हमने पढ़ा था यार, रेवेन्यू के अंदर हमें दोनों फिगर कंसिडर करनी है। क्या करनी है, हमें रेवेन्यू के अंदर दोनों फिगर कंसिडर करनी है। कौन सी फिगर, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। अब इन्होंने टोटल हमें रेवेन्यू दे दिया है 260, 75, हाँ सही है, 78, 150, 330, 85 और 97। कितना दे दिया इन्होंने हमें, सारे सेगमेंट्स का रेवेन्यू दे दिया है। तो हमने क्या पढ़ा था यार, अगर हमें डिसाइड करना है कि कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल होंगे, तो हमें देखना होगा उनका रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कंबाइंड रेवेन्यू, डेट इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अगर 10% ऑफ मोर है तो फिर वो ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्ट होंगे, अगर नहीं है तो फिर वो डिस्क्लोज सेपरेटली नहीं होंगे, मतलब उनका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जा रहा होगा। तो हमारे पास अभी रेवेन्यू कितना आ रहा है टोटल, 1000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम हर सेगमेंट को डिवाइड करेंगे 1000 से, डिसाइड करने के लिए कि भाई ये सेपरेटली रिपोर्ट होंगे कि नहीं होंगे। अब जैसे कि हमारे पास है पहला वाला है, अब आप 260 को डिवाइड करें जाके 1000 से, किससे डिवाइड करें, 1000 से। 260 डिवाइड पे 1000 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26% आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पहला रिपोर्टेबल सेगमेंट है। यूरोप ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट है। फिर हमारे पास आ रहा है मिडिल ईस्ट डिवाइड बाय 1000, 70 डिवाइड बाय 1000, तो ये 7.8 आ रहा है। तो हमारे पास मिडिल ईस्ट नहीं आ रहा। फिर आप करेंगे एशिया को डिवाइड करेंगे 150 को 1000 से करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 150 डिवाइड बाय 1000, हमारे पास 15% आ रहा है, मतलब 10% और मोर है। तो एशिया भी हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट है एज पर रेवेन्यू थ्रेशोल्ड। फिर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका भी 330 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 33% आएगा, ये भी है। 85, अब जाहिर सी बात है अगर कॉमन सेंस कर ले 10% कब बनेगा, 1 लाख पे बनेगा या 100 पे बनेगा। जिनका रेवेन्यू 100 और अबव होगा तो ही वो थ्रेशोल्ड के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि 100 और अबव होगा तो ही 10% बन रहा होगा। तो 85 भी नहीं आएगा और साउथ अमेरिका भी नहीं आ रहा होगा। तो हमारे पास कौन कौन से अभी कंट्रीज़ आ गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मैं 1 मिनट आपको समझा दूं मैंने क्या किया था। 260 डिवाइड बाई 1000 किया था तो 26% इसका आया था। 78 बाई 1000 किया था तो ये 78% इसका आया था, वो 7.8% इसका आया था। इसी तरह मैंने सारे इनको आपको करके चेक कर लिए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू कौन कौन से हमारे पास रिपोर्टेबल सेगमेंट आ रहे हैं, यूरोप आ रहा है, मिडिल ईस्ट एशिया आ रहा है और नॉर्थ अमेरिका आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू वाला सेगमेंट। अब ये हमारे पास हमने ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू डिसाइड कर लिया, ठीक है।
पहली वाली चीज़ हमने ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू डिसाइड कर लिया। अब दूसरा हमारे पास कौन सा आ रहा है, प्रॉफिट वाला आ रहा है। हमें मैच करना है प्रॉफिट से। अगर ये एक कोई भी सेगमेंट अगर रेवेन्यू के अंदर आ रहा है और अगर प्रॉफिट से वो मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब नहीं है कि वो रिपोर्ट सेपरेटली नहीं होंगे, किसी भी एक से मीट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि प्रॉफिट वाला फिगर है, अब इसके अंदर क्योंकि लॉस भी आ रहे हैं, तो हमें इसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट अमाउंट निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, एब्सोल्यूट अमाउंट। तो हमारे पास प्रॉफिट की एब्सोल्यूट अमाउंट कैसे आएगी, 98 प्लस 47 प्लस 121 प्लस 12, और हमारे पास लॉस की कितनी आ रही है, 26 प्लस 15, ठीक है। तो हमारे पास 98 प्लस 47 प्लस 121 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 278 278,000 कर लें, या मैं इसको थाउजेंड्स में अगर ये, तो मैं इसको कह लेता हूँ 278,000 कर लें, ठीक है, इसको समझ लें अभी। और जो हमारे पास जो दूसरी फिगर आ रही है 26 प्लस 15, वो हमारे पास आ रही है 4100। तो ऑन द बेसिस, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ज़ीरो से, समझ लेना भाई इनका टोटल 278 बना था और इनका टोटल 41 बना था, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो ये 41 बन रहा है और 278 बन रहा है, तो एब्सोल्यूट अमाउंट कौन सी ज़्यादा है, प्रॉफिट की आ रही है, सही है। तो हमें अब टू डिसाइड विच ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल, तो हम कौन सी एब्सोल्यूट अमाउंट यूज़ करेंगे, प्रॉफिट वाली। तो अब फॉर एग्जांपल अब हम करने जा रहे हैं यूरोप के लिए, मिडिल ईस्ट, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। मैं आपको सारी, आप बाकी खुद कर लीजिएगा, मैं कुछ कुछ आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यूरोप के लिए आप डिवाइड करें 98 डिवाइडेड बाय 278, मिडिल ईस्ट के लिए आप करेंगे 26, लॉस भले है 278 से डिवाइड, फिर आप एशिया के लिए करेंगे 47 डिवाइड बाय 278, फिर आप नॉर्थ अमेरिका के लिए करेंगे 121 डिवाइडेड बाय 278। बाकी का आप खुद करके चेक कर लीजिएगा। 98 डिवाइडेड बाय 35, इनका समथिंग 35% आ रहा है, दूसरे का आप चेक करेंगे तो उसका आ रहा है 9.35%, तो ये नहीं जाएगा। फिर 47 वाला 278, तो ये तो जाएगा ही जाएगा 16%, और ये भी जा रहा होगा, ठीक है। तो बाकी आप खुद करके चेक कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कौन से जा रहे हैं और कौन से नहीं जा रहे। अगर मैं देखूं, क्योंकि 26 वाले की परसेंटेज क्या बन रही थी, 9.35% बन रही थी ना, ये नहीं जा रहा था, ये जाएगा, ये जाएगा, इसलिए ये जाएगा, क्योंकि 26 से ये दोनों फिगर कम है तो ये वाले भी नहीं जा रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि 26 पे परसेंटेज 9.35 बन रही थी और बाकी फिगर 26 से कम है, तो ये बाकी नहीं आ रहे होंगे थ्रेशोल्ड के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना होगा, एसेट्स का करना होगा। क्या करना होगा, एसेट्स के लिए करना होगा कि आपका जो एसेट्स का टोटल बन रहा है, कितना बन रहा है, 10,000 बन रहा है। तो मैं ऐसे ही अब आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये 3400 है ना, 3400 मतलब 34% बनेगा, तो ये एसेट्स का आपके पास आ रहा होगा। और ये 345 है तो मतलब ये 3.45% बन रहा होगा, ये नहीं आएगा। इसी तरह ये 9.95% बन रहा होगा, ये 995 है ना हमारे पास, ये मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। और ये 3800 है, ये बनेगा। 580 है, ये नहीं बनेगा। 880 है, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू के बेसिस पे कौन कौन से आए थे भाई, हाँ ये आएगा, ये नहीं आ रहा था, ये आ रहा था, ये आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, और ये नहीं आ रहा था, ठीक है। ये हमने सारे डिसाइड कर लिए कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट जाएंगे कि नहीं आएंगे। अब हमें एक चीज़ हमने क्या पढ़ा था, हम सारी डिसाइड कर लिए हमने, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की बेसिस पे सब डिसाइड करनी है, लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाती है। क्या एक्सेप्शन आ जाती है कि IFRS 8 कहता है जो आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट डिसाइड करे हैं, जो आपने फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, जो भी आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट डिसाइड करे हैं,
अच्छा, अब देखिए हमने क्या बोला, अगर जो भी हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट डिसाइड करे हैं उनका 75, उनसे जो रेवेन्यू है वो 75% है कि नहीं है, जो उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू वो टोटल कंबाइन एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमने कौन सा डिसाइड किया, जैसे कि यूरोप है, और कौन सा हमने डिसाइड किए, एशिया डिसाइड किया, और कौन सा डिसाइड किया, नॉर्थ अमेरिका डिसाइड किया। अब इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना आ रहा था, अब इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू आ रहा था, ये एशिया का 140 है, 140 है, एशिया का कितना आ रहा है हमारे पास 150 आ रहा है, और हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का आ रहा है 195। तो इनका जो कंबाइंड रेवेन्यू बन रहा है वो बन रहा है 485। तो हम देखेंगे जो हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट का जो रेवेन्यू है, इसका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है ये टोटल कंबाइन एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% है कि नहीं है। तो हम इसको अगर डिवाइड करें 485 को 612 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज आती है वो आ रही है 79%। इसका मतलब ये 75% से अबव है। जो हमने डिसाइड कर रहे हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट, उनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल कंबाइन एक्सटर्नल रेवेन्यू का मोर देन 75% है। अगर ये 79%, फॉर एग्जांपल अब ये 79%, अगर ये फॉर एग्जांपल 72% होता, 58%, 65%, तो फिर हमें मज़ीद ऑपरेटिंग सेगमेंट कंसिडर करने होते, भले फिर वो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहे होते, लेकिन फॉर द पर्पसेज ऑफ एज पर IFRS 8 हमें इसको मज़ीद ऐड ऑन करना होता है जब तक हमारा टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं सेगमेंट उसका 75% बन ना जाए। तो क्योंकि ये 79% मीट कर चुका है, तो हम कहेंगे क्योंकि द एक्सटर्नल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू मीट द 75% टेस्ट, सो नो मोर अदर सेगमेंट हैड टू बी रिपोर्टेड। तो यहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलरली सवाल भी एक तरीके से ख़त्म हो जाता है कि अगर हमें आए किस तरीके से हमें डिसाइड करना है कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करके चेक करेंगे कि वो क्वांटिटी थ्रेशोल्ड मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस हम डिसाइड करेंगे कि फिर ये रिपोर्टेबल हो कि नहीं होंगे। तो यहाँ तक आज कोशिश कर मतलब नहीं बल्कि आज ही हम यहाँ तक अभी ख़त्म करते हैं। बाकी जो मज़ीद चीज़ें हैं इसके अंदर रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, इट्स बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक, वो हम मज़ीद आगे कंटिन्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो भले आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको अगर फिर भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा होगा आप मुझे फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो बैक करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर नहीं हो क्लियर तो आप मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको वहाँ पे इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा सारी चीज़ें।